डेल वाई ओवर डेल टी बराबर दे रखा है 2 इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और साथ में बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई ऑफ 0, टी की वैल्यू दी हुई है 0, और वाई ऑफ 5, टी की जो वैल्यू दे रखी है वाई ऑफ 5, टी की वैल्यू दी हुई है, ये भी 0 दे रखा है, एंड वाई ऑफ x, 0 की जो वैल्यू दी हुई है वो दे रखी है बेटा 10 इंटू साइन 4 पाई एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ओके, इस बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं कह रहा हूं कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, इधर हुआ मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू 2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो भाई कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, ये फार्मूला होता है डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर के। ओके, और एल ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? वो होती है पी वाई बार माइनस वाई ऑफ एक्स, 0। ओके, ये दो फार्मूले होते हैं। मैंने दोनों फार्मूलों का यूज़ करा, ऊपर वाले फार्मूले का भी यूज़ किया और नीचे वाले फार्मूले का भी यूज़ किया इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी, ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मेरे पास इक्वेशन बनी, ये हुआ पी वाई बार माइनस वाई ऑफ एक्स, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मैंने इसको रीसेट किया, और रीसेट करने के जस्ट बाद जो है ज़रा इसको देखो, पी ऑफ एक्स, 0 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? पी ऑफ एक्स, 0 की वैल्यू आपको दे रखी है 10 साइन 4 पाई टी, यही दिया हुआ है ना। चलो, बट मैंने बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करा, बट मेरे को दे रखा है वाई ऑफ एक्स, 0 की वैल्यू 10 साइन 4 पाई एक्स। ओके, जैसे ही मैं इस कंसेप्ट का यूज़ इस इक्वेशन के अंदर करूँगा, ये जो इक्वेशन है मेरे पास निकल करके आएगी 2 इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी वाई बार माइनस 10 साइन 4 पाई एक्स। ओके, 2 से मैंने डिवाइड लगा दिया इसको, ये बना मेरे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई बार अपॉन 2, और अगला वाला बना मेरे पास माइनस 10 साइन 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। इससे ये ख़त्म, 5 आ चुका। ये हुआ मेरे पास क्या बना भाई? ये हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई बार अपॉन 2
इज इक्वल टू बना -5 साइन 4π/x। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो ये बनी d2y ओवर dx² -p/2 इंटू y इज इक्वल टू -5 साइन 4π/x। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 विद डिग्री 1। ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है और डिग्री इसकी कितनी है भाई? डिग्री है 1। ओके, क्लियर है ना? तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होंगी। सबसे पहले तो मैं इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालता हूँ, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालता हूँ। ओके, आपने वहाँ पढ़ा होगा कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के जस्ट बाद जो है फिर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। फिर जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है CF प्लस के PI। ओके, मैं आपको एक फॉर्म बता रहा हूँ, यानी अगर आपके पास d2y ओवर dx² सपोज दैट प्लस के m² इंटू वाई है बराबर कुछ भी है, सपोज दैट x ही है। सबसे पहला आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। ओके, एक्सिलरी इक्वेशन जो आपके पास बनती थी वो किस तरह से बनती थी? इसको d मानते थे, इसको जो है इसको d मानते थे। ये होता था d² प्लस के m² इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू निकलती थी जो कि प्लस माइनस यहाँ कितनी निकल करके आ रही है? आयोटा m। अब इसके 3 तरह के रूट होते थे। इक्वल रूट का अलग फार्मूला था, कॉम्प्लेक्स रूट का अलग फार्मूला था, अनइक्वल रूट का अलग फार्मूला था। ओके, फिर आप यहाँ निकालते थे कॉम्प्लेक्स CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब कॉम्प्लेक्स रूट आता था तो आप बोलते थे C1 cos mx प्लस C2 sin mx। ओके, ये आपका मेथड था, जरा सा मैंने हिंट दिया है। फिर अगले स्टेप के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे आप। PI इज इक्वल टू x, ये जो इस तरफ का x है, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू रखते थे d² प्लस के m²। मेरा हिंट आपकी समझ में आ चुका होगा, पूरा कंसेप्ट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने इसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाया, सो दैट मेरा एक्सिलरी इक्वेशन निकल करके आया कितना? इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन क्या बना मेरे पास भाई? m मान लो या आप d के अंदर मान लो। ये हुआ, जरा ध्यान से देखना, d² माइनस p/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। d की जगह मैंने m रख लिया, या d ही ले लो आप, d बराबर मैंने m पुट कर लिया। ओके, तो ये बना m² माइनस के p/2 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से m की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई? प्लस माइनस अंडर द रूट p/2 निकल गई। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बना CF जो बना वो बना कितना? C1 e टू दी पावर, देखो दोनों की दोनों रियल वैल्यूज निकल करके आ रही है, अंडर द रूट p/2 इंटू एक्स प्लस C2 दूसरा रूट है मेरे पास माइनस अंडर द रूट p/2 इंटू एक्स। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, आपके पास ये बनेगा, दिस इज माई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये वाला पोर्शन। अब मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ PI की जो वैल्यू निकल करके आएगी, PI निकल करके आएगा, ये जो लास्ट पार्ट है ये हो जाएगा -5 साइन 4π/x बटे d की जगह चल d² रख लो आप, d² माइनस के p/2। क्लियर है ना? ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मैं इसका फिर से PI निकालूंगा। PI इज इक्वल टू मेरे पास जो बना, PI इज इक्वल टू बना मेरे पास
माइनस के 5 साइन 4π(x) अपॉन d² माइनस p/2। और आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, अगर आपके पास पी आई इस तरह का हो, अगर यहाँ साइन ax हो, ओके, और d² प्लस के p² ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस d की जगह माइनस के a² पुट करते हो तो इसका पी आई हो जाएगा बटे d की जगह माइनस के a² प्लस के p²। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सही तरीके से पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा आपके, तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकल करके आई -5 साइन 4π(x) बटे d की जगह कोफिशिएंट डाला जो कि माइनस के 4π का कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस के p/2 है, बराबर निकल करके कितना आया भाई, देखो आप, ये निकल करके आएगा 10, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बटे 32π² होगा, और प्लस के कितना होगा, प्लस के p होगा, और यहाँ होगा साइन 4π(x). आप इसको सॉल्व करो या ना करो, आपके पास ये निकल करके आएगा। सो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन जो निकलता है वो ये होता है y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ से y की जगह मैं क्या लेकर के चल रहा हूँ भाई, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में ये y है। ओके, देखो आप कभी फिर आप ये कहो, ये देखो ये y चल रहा है, ये y है, y। ओके, ये देखो यहाँ से y, इस पर बार लगाना भूल गया मैं गलती से, दिस इज y, ये y है, क्लियर है ना, दिस इज y। तो CF प्लस PI की वैल्यू डालने के जस्ट बाद मेरे पास इधर बनेगा y इज इक्वल टू CF की वैल्यू कितनी है भाई, C1 e⁻√p/2 × x प्लस C2 e⁻√p/2 × x प्लस PI की बात करता हूँ मैं, ये निकल करके आया मेरे पास 10/10 साइन 4π(x) बटे कितना निकला है 32 π² प्लस के p। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगा, अगले पेज पे इसको एक बार फिर से लिखूँगा मैं। y की वैल्यू जो आपके पास निकली वो कितनी निकली भाई, C1 e⁻√p/2 × x प्लस C2 e⁻√p/2 × x प्लस 10 साइन 4π(x) बटे 32 π² प्लस कितना भाई, प्लस के p। आपके पास ये निकल करके आई। बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं। मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है ज़रा उसको देखो, y(0t) की वैल्यू 0 है, y(5t) की वैल्यू 0 है। सबसे पहले y(0t) की वैल्यू 0 डालता हूँ, y(0t) और y(5t) दोनों 0 हैं, बट y(0t) इज इक्वल टू 0 है और y(5t) इज इक्वल टू 0 है। ओके, और मेरे पास जो होता है ना y(x, t) होता है, ये दो कंडीशन है। तो जैसे ही मैं इसका यूज़ करूँगा, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, यहाँ से देखो आप, दिस इज x, दिस इज t, ओके, एंड दिस इज y तो आपको पता ही है। तो पहले वाला रिजल्ट ये तो बना 0 इज इक्वल टू C1 x की वैल्यू 0 डाल करके e⁻0 प्लस C2 e⁻ कितना, माइनस के 0 ले लिया प्लस 0 ले लो, बात तो एक ही है।
ये इक्वेशन वन बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हुए, यानी ये निकला C1 प्लस के C2 इज इक्वल टू 0। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन F मान लो आप। सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज किया मैंने, इस वाली बाउंड्री कंडीशन का यूज करा, ये भी 0 के बराबर है। 0 इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितनी निकली भाई, C1 और e टू दी पावर 5 अंडर दी रूट p/2 x की वैल्यू डाली, प्लस C2 e टू दी पावर -5 इंटू अंडर दी रूट p/2 और प्लस 10। ओके, और साइन कितना हो गया भाई, इसकी वैल्यू डाल करके साइन 20 पाई हो गया, ये साइन 20 पाई बटे ये हो गया 32 पाई स्क्वायर प्लस के पी। आप इस चीज़ को जानते हो, साइन n पाई की वैल्यू भी हमेशा 0 होती है। मैंने इस फार्मूले का यूज़ करा तो ये तो सारे का सारा 0 हो गया भाई साइन n पाई के कंसेप्ट से। दूसरी इक्वेशन निकल करके आई 0 इज इक्वल टू C1 e की पावर 5 अंडर द रूट p/2 प्लस C2 e टू दी पावर -5 अंडर द रूट p/2। दोनों इक्वेशन को हल करूंगा मैं और वैल्यू निकालूंगा C1 और C2 की। पहली इक्वेशन है C1 प्लस के C2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है C1 e की पावर C1 e टू दी पावर 5 अंडर द रूट p/2 प्लस C2 e टू दी पावर -5 अंडर द रूट p/2 इज इक्वल टू 0। आप इनको सॉल्व करो या ना करो, जब रिजल्ट 0 के बराबर दे रखा है बेटा, फार्मूला ये होता है अगर a प्लस बी बराबर 0 है, ओके, और चाहे यहाँ कुछ भी मान लो, जैसे आप इसको जो है ना कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे PA प्लस PB इज इक्वल टू 0। अगर कोई दो इक्वेशन इस तरह से दे रखी है जिनका रिजल्ट 0 के बराबर है, इस तरह की इक्वेशंस को बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन, ओके। और इनका सोल्यूशन हमेशा अगर 0 के बराबर है तो a बराबर b बराबर 0 ही निकलता है, चाहे आप हल करके देख लो दोनों को। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, ओके, देखो आप इसको चाहे C1 को e टू दी पावर इससे गुणा करो, चाहे किसी से भी गुणा करो यार, C1 और C2 की वैल्यू 0 निकल कर क्या होगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने इसको गुणा कर दिया e टू दी पावर 5 अंडर दी रूट p/2 से मैंने गुणा कर दिया इसको, ओके, C1 खत्म करने के लिए, तो मेरे पास निकल कर क्या आया, C1 e टू दी पावर 5 अंडर दी रूट p/2 पहली इक्वेशन बनी, प्लस ये हो गया C2 e टू दी पावर 5 अंडर दी रूट p/2 इज इक्वल टू, ये तो 0 के बराबर। सेकंड इक्वेशन निकली C1 e टू दी पावर 5 अंडर दी रूट p/2 प्लस ये हो गया C2 e टू दी पावर -5 अंडर दी रूट p/2 इज इक्वल टू 0। माइनस किया, ये माइनस, इधर तो कुछ नहीं है, ये तो खत्म घटाने पे। अब देखो आप बेटा, इसमें से मैंने C2 कॉमन ले लिया, C2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा, ये बचा e टू दी पावर 5 अंडर दी रूट p/2 माइनस e टू दी पावर -5 अंडर दी रूट p/2 इज इक्वल टू 0। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा यहाँ सोच करके देखो, दो नॉन जीरो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है, ओके। हमें नहीं पता C2 की वैल्यू क्या है, हम नहीं जानते इस चीज़ को, और आप इस चीज़ को जानते हो e टू दी पावर x कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, e टू दी पावर x ग्रेटर देन 0 ही होता है हमेशा। अगर आप कहोगे सर x की वैल्यू नेगेटिव ले लो, मैं इसको फिर पॉजिटिव बना लूंगा, ये लो, ठीक, अगर पॉजिटिव होगा फिर तो ग्रेटर देन 0 है ही, अर्थात ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सॉरी, ये वाली वैल्यू जो है ना e टू दी पावर x, ये तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, ओके। अब जरा यहाँ इसको सोच करके देखो, पहली क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी ये है, दोनों का गुणा 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कोई ना कोई एक क्वांटिटी 0 के बराबर होगी ही होगी, चाहे तो a 0 के बराबर हो या b 0 के बराबर हो, ओके। अगर दोनों 0 के बराबर नहीं है तो कम से कम एट लीस्ट वन क्वांटिटी 0 के बराबर होगी, ताकि उनका गुणा 0 के बराबर आ जाए, ओके। अगर a भी 0 के बराबर नहीं है, सोच करके देखो आप, b भी 0 के बराबर नहीं है, तो a इंटू बी
ए इंटू बी, जीरो आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैथमेटिकली दिस इज अनवैलिड। समझो आप भाई, कोई दो नॉन जीरो क्वांटिटी का गुणा हमेशा नॉन जीरो होता है। कोई दो नॉन जीरो क्वांटिटी का गुणा जीरो तब हो सकता है जब उसमें से क्या तो एक क्वांटिटी जीरो हो, या फिर दूसरी क्वांटिटी जीरो हो, या साइमल्टेनियसली दोनों जीरो हो। मेरे वर्ड सुनो, मैं और की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं और की बात कह रहा हूँ। या तो ए जीरो हो, या फिर बी जीरो हो, या साइमल्टेनियसली ए और बी दोनों जीरो हो। ओके, तो जाहिर सी बात है ई टू दी पावर जो है ना, ये ई टू दी पावर जो है 5 अंडर द रूट पी अपॉन 2 और ई टू दी पावर -5 अंडर द रूट पी अपॉन 2, ये तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो जब ये जीरो नहीं हो सकता, जीरो कौन सी क्वांटिटी होगी, C1 की वैल्यू जीरो होगी। ठीक, अब अगर C1 की वैल्यू जीरो है तो इक्वेशन नंबर 1 देखो आप। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1 है C1 प्लस के C2 इज इक्वल टू जीरो है। पीछे रिजल्ट क्या निकल कर क्या है, C2 की वैल्यू, सॉरी ये C2 है बेटा, C2 की वैल्यू कितनी निकली है, जीरो। अब अगर C2 की वैल्यू जीरो है, अगर C2 की वैल्यू कितनी है, जीरो है, यहां डाल करके देखो तो जीरो प्लस के C1 इज इक्वल टू जीरो, तो जाहिर सी बात है C1 इज इक्वल टू क्या निकल गया, जीरो। तो इस केस में C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू कितना निकल गया, जीरो। अब अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो C1 और C2 तो दोनों के दोनों जीरो आ चुके भाई। देखो अब आप C1 ये वाला पोर्शन ये भी जीरो हो गया, ये इतना स्टेप पूरा पूरे का पूरा, ये तो C1 की वजह से सारा जीरो हो गया, और ये C2 भी सारा जीरो हो गया। तो मेरे पास नेक्स्ट जो बचा वो कितना बचा, सो दैट y इज इक्वल टू, जो मेरे पास बचा वो क्या बचा भाई, सो दैट y बार इज इक्वल टू मेरे पास बचा कितना, 10 साइन 4 पाई एक्स बटे 32 पाई स्क्वायर प्लस के पी, यही बचा ना, प्लस के पी। देखो कैसे बचा, यही तो बचेगा ना, ये वाला स्टेप यही लिख दिया मैंने भाई। ओके चलो, नाउ मैंने एल इनवर्स लिया दोनों तरफ का, तो इधर हुआ एल इनवर्स। आपको पता है वाई बार की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एल ऑफ वाई के बराबर होती है। तो ये हो गया एल ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है 10। ओके, और चलो एक बात सारे का ही ले लेते हैं यार, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी लिखने में। इधर मेरे को चाहिए एल इनवर्स, किसका चाहिए है, 10 साइन 4 पाई एक्स बटे 32 पाई स्क्वायर प्लस के पी। सोच करके देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो खत्म, ये आया वाई इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा कितना भाई, 10 32 पाई प्लस के पी है ना, ई टू द पावर की फॉर्म में चला जाएगा, ई टू द पावर -32, सॉरी ई टू द पावर कितना बनेगा ये, बत्तीस पाई स्क्वायर इंटू टी, और गुणा में क्या रहेगा, इंटू साइन 4 पाई एक्स। भाई ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, पी तो टी में बदलता है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, सो दैट इस वाई को कट कर लो, सो दैट वाई इज इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।